हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है 23-24 सेशन का। तो इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं, एंड अगर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ अभी तक या सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल है। तो ध्यान से इसे समझते हैं एंड चेक कर लेते हैं। तो सेक्शन ए देख लेते हैं इसका। सेक्शन ए है आपका, इफ़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर n इज़ 2 की पावर 4 इंटू 3453 इंटू 7 देन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ इन n मतलब नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा यूनिक है। तो देखो आपको क्या बोला है कि एक नेचुरल नंबर n है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन ये गिवन है। एंड आपको पूछा है कि n नेचुरल नंबर में नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ कितने होंगे तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे आपको ये जो प्राइम फैक्टर दे रखा है नेचुरल नंबर का, आपको इसमें नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ के लिए ये फॉर्मूला लगाना है, मिनिमम पावर ए और बी यहाँ पे है क्या 2 और 5। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 4 है और 5 की पावर कितनी है 3 है। तो इन दोनों में जो मिनिमम पावर होगी, जैसे 2 पे पावर 4 है और 5 पे पावर 3 है, तो मिनिमम पावर कितनी है 3 है ना। तो यानी कि इसके जो इन दोनों की मिनिमम पावर होती है 2 और 5 की, वो आपका नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ के नंबर होते हैं। 3 इसका आंसर होगा। मान लो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 2 की पावर 3 होती एंड 3 की पावर 2 होती, 5 की पावर 2 होती इंटू 7 होता, तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 और 5 की पावर्स को देखना है, बाकी पावर्स को नहीं देखना। तो 2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो मिनिमम दोनों में से 3 है कि 2 है, तो 2 मिनिमम है ना। तो यानी जितनी मिनिमम पावर होगी 2 और 5 में से, वो ही आपका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 3 है, तो 3 कम है ना। ठीक है, तो सिर्फ 2 और 5 की पावर्स को देखना है, 2 और 5 की, इनको नहीं देखना। 2 और 5, तो ए यहाँ पे 2 है, यानी मिनिमम पावर किसकी लेनी है 2 और 5 की। ठीक है, तो 2 की पावर अगर मिनिमम होती तो जो अगर 2 की पावर मान लो क्वेश्चन में 2 की पावर 3 होती और 5 की पावर 4 होती, तो हमारा आंसर 2 की पावर को देख के आता। मान लो 2 की पावर आपकी 5 होती और 5 की पावर आपकी 6 होती, तो 2 की पावर कितनी है 5 कम है ना, तो आंसर क्या होता, नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरो 5 होता। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। तो सिर्फ 2 और 5 की पावर को देखिए, जो भी इनमें मिनिमम पावर होगी वो आपके नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ होंगे। तो इसका आंसर 3 है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, तो आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज़ 2 प्लस रूट 3, तो अदर ज़ीरो आपको फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, जब भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक ज़ीरो आपको कुछ इस टाइप का दिया होता है 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा ज़ीरो पक्का यही वाला होता है, नंबर एज इट इज़ होता है, बस प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाता है। तो जब भी एक पॉलिनोमियल में एक ज़ीरो आपको 2 प्लस रूट 3 यानी एक रेशनल और एक इरेशनल का सम या माइनस दिया होगा, तो सेम वही आंसर आपका सेकंड ज़ीरो होगा, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। यानी एक ज़ीरो अगर ये है तो दूसरा ज़ीरो मस्ट भी ये होना चाहिए। तो 2 प्लस रूट 3, तो नेक्स्ट ज़ीरो 2 माइनस रूट 3, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल्स टू ए एंड y इक्वल टू बी अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें इन लाइंस को तो वो कैसी होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हुए थे। अगर x इक्वल्स टू ए है तो ये जो लाइन है आपकी x एक्सिस में कोई पॉइंट ए होगा और वहाँ से होते हुए चली जाएगी। y इक्वल टू बी यानी y एक्सिस ही होता है ना, तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट b होगा और ये लाइन वहाँ से होते हुए चली जाएगी। जैसे मान लो x एक्सिस पे आपका 2 होता और y पे आपका 3 होता, तो ये x इक्वल टू 2 यहाँ पे होता, मान लो ये 1 ये 2, तो x के 2 से होते हुए लाइन चली जाती है। और y इक्वल टू 3 का मतलब y में 3 होता है यहाँ पे, तो y के 3 से लाइन चली जाती है। तो ये जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये होगा ना, तो x का कितना है इसमें 2 और y का कितना है 3, यानी 2 3 इसका सोल्यूशन होता है इस ग्राफ का, है ना।
तो जब भी आपको ऐसे दो लाइन दी हो कि x इक्वल्स टू ए, फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल टू ए, तो x के a से होते हुए जाएगी लाइन, फिर y इक्वल टू b, तो y के b से होते हुए लाइन जाएगी। उसके बाद सोल्यूशन आपका क्या आएगा ग्राफ का, x पहले आना चाहिए, x का पॉइंट देखो यहाँ पे काट रही है ना दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन यहाँ पे काटेगी, तो ये ग्राफ का सोल्यूशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है, वो तो अंडरस्टूड है कि ये जब भी x इक्वल्स टू सम होगा, y इक्वल टू सम नंबर होगा, तो एक लाइन यहाँ से आएगी और एक लाइन यहाँ से आएगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पे, a और b पे। x का पहले लिखना होता है, बाद में y का लिखना होता है। तो सोल्यूशन क्या है इस ग्राफ का, ए बी, यानी एक यूनिक सोल्यूशन, एक ही तो सोल्यूशन आया है ग्राफ का, यूनिक सोल्यूशन है। और लाइंस कैसी आई है, इंटरसेक्टिंग आई है। तो आपको इसमें पूछा था पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग तो है बट सोल्यूशन क्या है, ए बी, पहले एक्स आता है फिर बाद में वाई आता है। तो जब भी आपको एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, जैसे मैंने अभी दिखाया कि 2 3 है, तो इसका सोल्यूशन 2 3 होगा, एक्स पहले वाई बाद में। अगर मान लो क्वेश्चन में होता x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल टू -3, तो सोल्यूशन क्या होता ग्राफ का, 5 -3, और लाइन इंटरसेक्टिंग होती इस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आपका ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ 1/3 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करनी है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये रूट है या एक्स है, रूट का मतलब तो एक्स ही होता है ना, रूट का मतलब क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स आपको दिया हुआ है 1/3, और रूट या ज़ीरोस, रूट का मतलब या ज़ीरो सेम ही होता है। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे आ जाए कि 1/3 रूट है या ज़ीरो है, या डायरेक्ट ऐसे दे दे एक्स इक्वल टू 1/3 है, तो रूट का मतलब एक्स ही होता है, ज़ीरो का मतलब भी एक्स ही होता है, जहाँ से पी एक्स कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो रूट या ज़ीरो या फैक्टर, अगर ये फैक्टर भी बोलते ना, 1/3 फैक्टर है या 1/3 रूट है या ज़ीरो है या सोल्यूशन है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यानी ये एक्स की वैल्यू दी हुई है जिससे पी एक्स ज़ीरो हो रहा है। तो फैक्टर, रूट, ज़ीरो, यानी वो एक्स की वैल्यू जिससे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए, उसी को तो रूट या ज़ीरो कहते हैं ना। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये रूट का मतलब एक्स की वैल्यू दी हुई है 1/3, जिसे आप इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। पी एक्स की जगह आप 1/3 रखेंगे अगर इस पॉलिनोमियल में, जहाँ जहाँ एक्स है, बाकी सब तो एज इट इज़, बट एक्स की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू ज़ीरो रखिए तो के निकल जाएगा। कैसे, 1/3 को 2 बार खोलोगे, 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो इस पर भी लगेगा और इस पर भी, 1/9, के 1 ज़ा के और अपॉन में 3, सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, इससे नहीं करना होता। ठीक है, के 1 ज़ा वे के अपॉन में 3 -5/9। अब इक्वेशन के लिए कैसे सॉल्व करोगे, के वाली टर्म को तो इधर ही रखो, नंबर्स को पहले सॉल्व कर लो। अब ये 1/9 है और ये 5/9 है, तो 9 तो डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट इज़ आ जाता है ऊपर वाले नंबर। 1 - 5 4 आएगा, साइन बड़े का आएगा, साइन हमेशा ध्यान रखा करो, प्लस माइनस माइनस, साइन जो भी बड़ा नंबर है उसका लगेगा। तो ये -4/9 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे, के वाली टर्म को तो अभी सॉल्व नहीं करना, ये के वाली टर्म है, ये नंबर्स वाली है, तो नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर नंबर्स को इस साइड भेजेंगे, तो ये माइनस है तो इस साइड आके 4/9 हो जाएगा। अब आपको पहले 3 को नहीं भेजना, पहले नंबर को भेजना होता है, और बाद में ये जो के साथ जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है लास्ट में उसको भेजेंगे। तो ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है ना के साथ, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद ये इससे कैंसिल हो सकता है मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे, 3 3 तो आंसर आएगा 4/3। तो के की वैल्यू 4/3। तो हमेशा जब भी आपको एक्स की वैल्यू डायरेक्ट दे दे या फैक्टर बोल दे कि 1/3 फैक्टर है या रूट है या ज़ीरो या सोल्यूशन है, तो इसका मतलब वो एक्स ही होता है, और वो पी एक्स में रखते हैं और जीरो कर देते हैं, तो उससे के या पी जो भी होता है वो फाइंड आउट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा। तो इसका आंसर 4/3 बी ऑप्शन होगा। तो 4/3 बी ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल था, उसके बाद इन्होंने एंगल ए को ऑब्ट्यूज किया है ऐसे करके, और बी पी ये बी पी परपेंडिकुलर डाल दिया इस पूरी ए सी लाइन पे, तो पूरी इस लाइन पे भी हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी पी से परपेंडिकुलर डाला, ऐसे बी क्यू से क्यू सी पर परपेंडिकुलर डाला। आपको बोला कि कौन सा कंक्लूजन ट्रू है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है।
ठीक है। आपके ऑप्शंस में क्या क्या, ए बी, ए क्यू, ए सी, ए पी। तो ए बी, ए क्यू, ए सी, ए पी किस किस ट्रायंगल में है? ए बी, ए सी, ए क्यू, ए पी, ये आपके ये छोटे वाले ट्रायंगल्स में आ रहे हैं ना। तो अगर इन छोटे ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कर दें तो हमारा ये इनमें से कोई एक कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। तो हम इन छोटे ट्रायंगल्स को लेंगे क्योंकि ये वाली साइडें यूज़ हो रही है, ए बी, ए सी, ए क्यू, ए पी, सारे ऑप्शंस में ये वाली साइड्स यूज़ हो रही है ना। तो हमें इन छोटे ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। तो सिमिलैरिटी में आपको पता है 3 क्राइटेरिया होते हैं। या तो 2 एंगल इक्वल कर दो, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का, या 3 एंगल भी इक्वल कर सकते हो, 2 हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप ही हो जाता है। या फिर तीनों साइड्स के रेशो इक्वल कर दो, या 2 साइड्स के रेशो इक्वल कर दो, रेशो एंड एक एंगल उनके बीच का इक्वल कर दो। तो ये क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी के। तो हमारे पास साइड्स की तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, हमारे पास एंगल्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो हम एंगल्स की इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो हम ये 2 ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला और ये वाला। तो देखो इसमें आपको ये भी 90 दिया और ये भी 90 दिया, तो एंगल 1 2 के बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही आपको ये दिख रहा है लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट में ये वाला एंगल इसकी इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट, है ना। तो अगर ये ट्रायंगल में ये वाला एंगल इसकी इक्वल हो गया और ये वाला इसकी, यानी 2 एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो तीसरा तो ऑब्वियसली अपने आप ही इक्वल हो ही जाएगा, है ना। तो 2 ही एंगल इक्वल करोगे तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है। तो देखो अगर मैं इसका नाम बहुत ध्यान से लिखना है सिमिलैरिटी में। तो अगर आपको देखो इसका 1 तो इसका 2 है ना, तो मैंने क्या इसका इस वाले ट्रायंगल का नाम अगर पी ए बी लिखा है, पी ए बी, तो देखो इसका 1 3 के साथ ऐसे 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 नाम लिखा है ना, पहले 1 लिखा है फिर 3 के अकॉर्डिंग इसको रोटेट किया है, 1 3। तो ऐसे ही इसको 1 3 से रोटेट किया, तो इसको किससे रोटेट करना पड़ेगा? 2 4 से, क्योंकि 1 2 के इक्वल है और 3 4 के, ठीक है। तो ये अगर 90 था और ये एंगल 3 से मैंने इसे रोटेट किया, 90 से होते हुए ऐसे एंगल 3 से, तो इसको भी 90 से ऐसे करके ऐसे रोटेट करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्यू ए सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नाम बहुत ध्यान से लिखना, तभी आपकी ये ऑप्शन सही आएंगे, नहीं तो गलत हो जाएंगे। तो अगर मैंने इसको 1 से 3 पे ऐसे रोटेट करके नाम लिखा है, 90 से इस वाले एंगल पे, पी ए बी, तो इसका भी 90 से इस वाले एंगल पे रोटेशन करोगे, क्यू ए सी, ठीक है। अब अगर आपने नाम बिल्कुल ठीक लिखा है तो आपकी ना जो रेशो बनते हैं सिमिलैरिटी थ्योरम में, क्या होता है जब सिमिलर हो जाते हैं ट्रायंगल, तो आप साइड्स के रेशो बनाते हो, है ना, क्योंकि साइड्स ही तो गिवन है आपको सारे ऑप्शंस में। तो हमें कौन कौन सी साइड यूज़ करनी है? पी ए यूज़ करनी है ना, पी ए आपके ऑप्शंस में है। तो पी ए के साथ इसका कौन सा रेशो बनेगा? क्यू कॉरस्पॉन्डिंग लेनी है, इसकी पी ए तो इसकी क्यू ए लेनी पड़ेगी। तो इसकी पी ए तो इसकी क्यू ए, पी ए मतलब ए पी और ए क्यू का रेशो लेना पड़ेगा। और आपको और कौन सी साइड यूज़ करनी है? ए बी और ए सी भी यूज़ करनी है। तो अगर इसकी ए बी लेते हो, ये वाली ए बी लेते हो, तो इसके साथ इसका ए सी लेना पड़ेगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो बनाने, अब इसलिए ये तभी बनेंगे जब आप ये नाम जो है ठीक से लिखोगे, यानी कहीं से भी लिख दोगे नाम गलत हो जाएगा वो। इसको 1 से 3 पे रोटेट करा है, तो इसको 90 से इस वाले एंगल पे रोटेट किया है ना, वर्टिकली अपोजिट पे, तो इसको भी 90 से इसकी वर्टिकली अपोजिट पे रोटेट करना पड़ेगा। जब ये रोटेशन ठीक हो जाएगा तो आप साइड्स के रेशियो बना लोगे, जैसे पी ए के साथ इसका क्यू ए आ जाएगा अपॉन में, फिर ऐसे इसके ए बी के साथ इसका ए सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेशो, और तीसरी साइड का भी आप बना सकते हो चाहे तो, पी बी के साथ क्यू सी का, बट वो हमारे ऑप्शंस में है नहीं, है भी पी बी और क्यू सी भी है, वो भी बना लो चाहे आप। देखो ठीक है, अगर मैं ये वाला, ये सारे इक्वल होते हैं ना साइड्स के रेशो, तो अगर मैं ये वाला इक्वल करती हूँ तो ये इंटू ये इंटू ये, ए बी इंटू ए क्यू, ए सी इंटू ए बी, ये वाला ऑप्शन आप देखिए कहीं पे है, ए बी इंटू ए क्यू, ए सी इंटू ए बी, यस ये फर्स्ट ऑप्शन में है। यहाँ पे ए बी के साथ ए पी आ गया, जबकि हमारा ए बी के साथ मल्टीप्लाई में ए पी थोड़ी ना आएगा, ये तो सामने सामने है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे ए पी के साथ पी बी आया, ये भी सेम ही ऑप्शन बन रहा है, तो गलत ही हो जाएगा ये भी। ए बी के साथ पी बी, ए बी के साथ पी बी भी सामने सामने है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये साइड्स यूज़ करनी थी हमें,
इसी ट्राइंगल से रिलेटेड साइड्स का यूज़ दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो हमने ये छोटे ट्राइंगल्स को सिमिलर किया। जब ये सिमिलर हो गए तो इनका नाम प्रॉपर लिखा, फिर हमने इनके साइड्स के रेशो बनाए कॉरस्पॉन्डिंग के, जैसे ए पी के साथ क्यू ए का रेशो, ए बी के साथ ए सी का रेशो और पी बी के साथ क्यू सी का रेशो। ठीक है, फिर ये रेशो तीनों बराबर होते हैं क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर है। तो सिमिलर ट्राइंगल में अगर रेशो बराबर है तो आपको एक बार इसको इसके इक्वल रखना है। अब आपका ऑप्शन में डिवाइड वाला ऑप्शन तो है नहीं, मल्टीप्लाई वाला, तो आपको क्रॉस करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, इसको इससे मल्टीप्लाई यहाँ लिखा। ऐसे ही आप ये इसके इक्वल भी कर सकते थे, ये पूरा इसके इक्वल, ये पूरा इसके इक्वल, बट ऑप्शंस हम देखेंगे एक एक करके। तो हमें दिख रहा है ए बी इंटू ए क्यू तो आ रहा है, ए सी इंटू ए पी भी आ रहा है, बट ए बी इंटू बी पी तो थोड़ी ना आएगा, वो तो सामने सामने थोड़ी ना क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे ये वाला भी सामने सामने नहीं हो सकता, तो बाकी ऑप्शन में सामने सामने मल्टीप्लाई हो रखा है, जबकि इसी ऑप्शन में क्रॉस हो रखा है, तो ए ऑप्शन आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एम एंड एन ऑन अ ग्राफ इज गिवन। डिस्टेंस एम और एन के बीच का आपको गिवन था, इस डायरेक्ट पूरा नहीं दिया हुआ बट इस फॉर्म में दे दिया। कोऑर्डिनेट एम के गिवन है, एन के आप निकाल सकते हो, जब आपको डिस्टेंस दे ही दिया तो एन की कोऑर्डिनेट्स, अच्छा इन्होंने प्रॉपर बोला नहीं है एन की कोऑर्डिनेट्स, इन्होंने बोला एन की कोऑर्डिनेट ना फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है एब्सिस ऑफ पॉइंट एन की। तो देखो पॉइंट एन आपका मिसिंग है, एम तो गिवन है -4 3, बट एन मिसिंग है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स को आपने एक्स वाई मान लिया। आपको क्वेश्चन में जैसे इसके एक्स एब्सिसा को पूछा है, एक्स मतलब एब्सिसा होता है और वाई मतलब ऑर्डिनेट होता है, तो आपको एन का एब्सिसा पूछा है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पूछा गया आपसे। तो आपको देखो एम का कोऑर्डिनेट दिया है, एन का आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपने एक्स वाई मान लिया। अब आपको एम एन का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और एम एन का डिस्टेंस एक्चुअल में इस फॉर्म में गिवन है आपको, तो आपने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला अपना वाला लगाना है, एंड देन इस जो आपको गिवन है उसको इसके इक्वल रख देना है, तो क्योंकि ये भी एम एन होगा और ये भी एम एन होगा। अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो सबको आता ही होगा, इसमें से इसको माइनस करिए उसका स्क्वायर, फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए इसका स्क्वायर। जब आप एक्स में से इसको माइनस करोगे तो ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, एंड इस पर स्क्वायर लग जाएगा प्लस, फिर y -3 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो इसलिए माइनस एज इट इज़ रहेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और फिर रूट होता है ना। ये x1 है तो ये y1 होता है, ये x2 है तो ये y2 होता है, तो इसमें से इसको माइनस किया बट ये माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करा, फॉर्मूले में माइनस आता है बट अगर ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, रूट भी लगता है डिस्टेंस फॉर्मूले में, और ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये पूरा डिस्टेंस इसके इक्वल है क्योंकि ये भी एम एन डिस्टेंस लगाया हमने और ये भी एम एन दिया हुआ था। अब आप कंपेयर कर लीजिए कि x+4 का स्क्वायर या तो 10 का स्क्वायर के बराबर है ना, ये पूरा ये वाला, ये देखो प्लस यहाँ भी प्लस यहाँ भी है, तो यानी ये चीज़ या तो इस 10 के स्क्वायर के बराबर है या ये पूरा 7 के स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, ज़रूर थोड़ा ना यही क्या पता है आगे पीछे हो। तो या तो ये पूरा हमें एब्सिसा ही निकालना है क्वेश्चन में, तो हम एब्सिसा को ही लेंगे, वाई को लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑर्डिनेट बोलते तो हम इसको लेते कि ये वाला इसके बराबर हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। अभी तो हमें एब्सिसा की बात कही गई है क्वेश्चन में, तो हम एब्सिसा को ही लेके चलेंगे। तो ये जो x+4 का स्क्वायर है ये 10 के स्क्वायर के बराबर होगा या फिर x+4 का स्क्वायर 7 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर तो कट जाएगा, तो यानी कि x+4 किसके बराबर होगा 10 के। अब 10 भी आपका देखो 10 का स्क्वायर करो चाहे -10 का स्क्वायर करो, बात तो एक ही है, क्या पता ये 10 हो क्या पता -10 हो, तो आपको प्लस और माइनस दोनों लेना पड़ेगा। समझ आ गया होगा, यानी कि जब आप इसे इससे कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, यानी ये जो x+4 है वो या तो 10 होगा क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर तो हट ही जाएगा, तो x+4 या तो 10 होगा या x+4 7 भी हो सकता है क्योंकि क्या पता ये 7 आगे होता और 10 बाद में होता, ऐसा भी तो हो सकता था। तो x+4 10 के बराबर है और 10 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, सेम ऐसे ही x+4 7 के बराबर भी हो सकता है, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया, कंपेयर कर रहे हो ना आप, तो x+4 7 भी हो सकता है, अब 7 में भी ये +7 भी हो सकता है और -7 भी हो सकता है, तो यहाँ से आपकी 2 इक्वेशंस बनेगी, ऐसे यहाँ भी 2 इक्वेशंस बनेंगी। तो x+4 अगर +10 के बराबर होता, x+4 अगर +10 के बराबर होता तो ये 4 यहाँ के माइनस, तो x की वैल्यू 6 आ जाती, या फिर x+4 -10 के बराबर होता
तो -4 यहाँ चला जाता तो -14 हो जाता। बट आपको क्वेश्चन में क्योंकि बोला है कि n जो है एक्स वाई वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ गया, तो ये तो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो ये ऑप्शन आपका ठीक है इस वाली लाइन में से। तो x की वैल्यू 6 हो सकती है। सेम ऐसे ही x+4, क्या पता ये ना हो कि ये होता 7, 7 में भी 2 वैल्यू होती प्लस या माइनस, तो एक बार प्लस वैल्यू रखो, x की वैल्यू +7 होती तो ये 4 यहाँ के -3 दे देता आंसर। या फिर x+4 की वैल्यू -7 होती तो -4 यहाँ जाता तो ये -11। अब लेकिन ये नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये नॉट पॉसिबल है, तो ये वाला पॉसिबल हो सकता है। तो x की 2 वैल्यू आ गई, 3 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है। और 3 और 6 आपको पता है मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं। 3 और 6 किसके मल्टीपल होते हैं? 3 के मल्टीपल्स होते हैं। तो यानी कि आंसर आपको बोला है मल्टीपल ऑफ 2 आएगा एब्सिसा, कि मल्टीपल ऑफ 5 आएगा, कि 3 आएगा, कि 6 आएगा। तो आपने देखा कि 3 के मल्टीपल्स आ रहे, क्योंकि 2 वैल्यू, वैसे तो 4 वैल्यूज़ आई है एक्स की, है ना। जब आपने mn डिस्टेंस आपको इस तरीके आपको ऐसे भी गिवन था और mn आपने निकाला, तो वो भी आपने निकाल के देखा, तो आपको दिख रहा है कि ये चीज़ या तो 10 के बराबर है या ये एब्सिसा 7 के बराबर है। उसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये +10 के बराबर है या -10 के। तो हमने एक बार +10 से 6 निकाला और एक बार -10 से निकाला, बट ये नेगेटिव आ गया, जबकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली ++ की दी हुई है, तो ये नेगेटिव तो पॉसिबल है ही नहीं। सेम ऐसे ही हमने इसको इसके 7 के इक्वल रखा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर तो हट गया था ना। +7 के इक्वल रखा तो ये 3 आया, -7 के इक्वल रखा तो ये -11 आया। तो हम नेगेटिव साइन को तो हटाएंगे, क्योंकि हमें बोला है कंडीशन में कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वेश्चन क्या बोला है कि n फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे दोनों साइन पॉजिटिव होने चाहिए, तो नेगेटिव वाले जो भी आए वो हटाने पड़ेंगे, यानी ये 2 वैल्यूज़ पॉसिबल है। इसका मतलब 3 और 6, और 3 और 6 क्या होते हैं? मल्टीपल ऑफ 3 होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, मल्टीपल ऑफ 3। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर बच्चों को आता है डिस्टेंस आप अपने तरीके से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। उसके बाद ये भी याद रखना कि या तो एब्सिसा 10 के बराबर होगा या इसके 7 के बराबर होगा, उसमें भी या तो प्लस के बराबर होगा या माइनस की, या प्लस की या माइनस की। वैसे 4 वैल्यूज़ आ सकती थी, बट ऑप्शन में एक और कंडीशन दी थी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हमने पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ ही लेनी है। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ cos 0, cos 1, cos 2 डैश डैश cos 89, cos 90। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करा रखा है। जब भी cos की चेन आती है, cos मल्टीप्लाई में आ गई ना cos की चेन, तो ये cos की चेन होती है। तो cos की चेन जब भी आएगी और आपको कहीं भी cos 90 अगर दिख गया उस चेन में, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि आपको पता है cos 0 की वैल्यू तो वैसे आप रख सकते हो 1 होती है, बट cos 1 cos 2 की थोड़ी ना निकालने लग जाओगे, वो तो टेबल वाइज पता होती भी नहीं है ना। तो ये वैल्यू फिर भी पता है 1 है, बट यहाँ पे इन सबको देखो cos 90 अगर किसी भी, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना सारे, अगर किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाए और आपको पता है cos 90 0 होता है टेबल वाइज, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अगर cos की चेन में cos 90 अगर आ गया तो वो 0 है, और 0 पूरी चेन को मल्टीप्लाई में क्या कर देगा? 0 ही तो कर देगा। तो जब भी आपको दिखे cos की चेन और उसमें 90 का एंगल आ रहा है अगर बीच में, जरूरी नहीं cos 90 तक की ये चेन देते, क्या पता ये चेन cos 0 cos 1 ऐसे कर करके cos मान लो 150 तक दे देते, ना लिखा होता है यहाँ cos 90। तो आप समझ जाओ cos 0 cos 1 डैश डैश cos 150 तक कहीं ना कहीं तो cos 90 आएगा ही आएगा ना। तो कहीं भी बीच में cos 90 आएगा इस पूरी चेन में, तो cos 90 कितना होता है? 0। और अगर पूरी चेन में 0 आ गया और मल्टीप्लाई में आ गया तो वो आंसर 0 कर देगा। तो cos की चेन में ज़्यादातर आंसर 0 ही आता है, तो इसका आंसर 0 होगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर शुड हैव एग्जैक्टली 52 ट्यूसडे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को याद करके जाते हैं कि इसका आंसर ना लीप ईयर में 2/7 आता है। क्यों आता है अभी मैं आपको बताती हूँ। लीप ईयर में आपको पता है 366 डेज होते हैं, तो अगर हम उसमें नंबर ऑफ 53 कोई भी संडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी 53 निकालना चाहते हैं, तो आपको ये तो पता है ना कि एक साल में 52 वीक्स तो पक्का होंगे ही होंगे, ये तो श्योर है। कितने वीक्स होंगे? 52। अब क्वेश्चन अगर 53 वीक्स का आ जाए तो आपको पहले देखना है कि कितने डेज एक्स्ट्रा बचेंगे। तो देखो जब आप 366 को देखोगे कि कितने वीक्स होते हैं, तो हमें 7 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो हम 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो देखो ये 52 तो क्वेश्चन आ जाएगा, और एक्स्ट्रा कितना बचेगा? 2, यानी 52 वीक्स तो पूरे आ गए।
बट एक्स्ट्रा कितने डेज बचे हैं, 2 डेज एक्स्ट्रा बच गए रिमाइंडर में। तो वो 2 डेज कैसे बना सकते हो आप, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, और सैटरडे संडे भी हो सकता है ना, और संडे मंडे भी हो सकता है। ठीक है, ये ऐसे 7 ऑप्शंस बनते हैं। वो जो 2 एक्स्ट्रा डेज बचे तो वो मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वेडनेसडे या वेडनेसडे थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे या सैटरडे संडे या सैटरडे संडे मंडे भी हो सकते हैं। तो अगर मान लो 53 ट्यूसडे की कंडीशन बोल देते तो 53 ट्यूसडे की तरह एक तो इस ऑप्शन में आ रहे हैं, एक इस ऑप्शन में आ रहे हैं, तो यानी कितने ऑप्शन बन रहे हैं, 2, और टोटल ऑप्शंस कितने थे, 7। तो अगर क्वेश्चन 53 ट्यूसडे 53 मंडे कुछ भी आता तो आंसर क्या होता, 2/7। और अगर वही क्वेश्चन लीप ईयर में की बजाय नॉन लीप ईयर में आएगा तो देखो नॉन लीप ईयर में तो 365 डेज हो जाएंगे, तो यहाँ पे रिमेन 52 वीक्स तो कंप्लीट आते ही आते हैं। ये तो एक साल के अंदर 52 वीक्स तो पक्का है, श्योर इवेंट है। बट अगर आपको बोल दे कि लीप ईयर में 52 की जगह 53 बोल देते, 53 संडे 53 ट्यूसडे, तो आपके ऐसे ऑप्शंस बनते, उसमें से 2 ऑप्शन जो भी आपको, क्योंकि 52 ट्यूसडे तो आएंगे या 52 संडे तो पक्का आएंगे, है ना, बट 53 की कंडीशन दी है तो ये 2 दिन लीप ईयर में कितना रिमाइंडर बचेगा, 2, तो 2 डेज एक्स्ट्रा में ऐसे ऑप्शंस में आएगा, तो इसलिए 2/7 उसकी प्रॉबिलिटी होगी अगर 53 वाला पूछ लेते क्वेश्चन में। बट अगर लीप ईयर में की जगह नॉन लीप ईयर में पूछेंगे तो रिमाइंडर आपका ना 1 बचेगा, तो उसका आंसर 1/7 होगा। ये भी मैं बात कर रही हूँ 53 की। अगर कोई भी चीज़ 53 बोल दे, चाहे 53 संडे बोलते, 53 मंडे बोलते, कुछ भी बोलते, 53 अगर बोलते ना, तो अगर लीप ईयर में बोलते तो आंसर 2/7 आता, नॉन लीप ईयर में बोलते तो आंसर 1/7 आता। बट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखो थोड़ा सा इन्होंने 52 ट्यूसडे बोल दिया, तो 52 ट्यूसडे तो मुझे पता है आएंगे ही आएंगे, एक साल के अंदर 52 तो पक्का आते ही है, ये तो श्योर इवेंट है कि 52 तो वीक्स बनते ही बनते, चाहे वो 52 संडे हो 52 मंडे हो, तो 52 तो आपकी श्योर इवेंट है कि वो तो पक्की आनी है। तो श्योर इवेंट की प्रॉबिलिटी कितनी होती है, 1। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये 53 की बात कर लेता क्योंकि लीप ईयर था तो 2/7, और अगर 53 ही बोलता बट आपको नॉन लीप ईयर बोल देता तो आंसर 1/7 होता। तो ये याद रखा करो आप, 53 जब भी बोले लीप ईयर में तो 2/7, नॉन लीप ईयर में बोले तो 1/7। बट आपको क्वेश्चन में जस्ट 52 बोला है, 52 तो पक्का आने ही आने होते हैं, 52 तो होते ही होते हैं एक साल के अंदर, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉन लीप ईयर हो, तो ये इवेंट श्योर होती है, और श्योर इवेंट की प्रॉबिलिटी 1 होती है। तो बच्चे अगर ये ऐसे वाला क्वेश्चन याद करके गए होंगे तो कन्फ्यूज़न में ये आंसर लिखाए होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको 52 बोला है वो श्योर इवेंट है, तो श्योर इवेंट 1 होती है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ एक्स एंड वाई आर को प्राइम देन एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब आर। अगर एक्स वाई को प्राइम है तो एक्स क्यूब और वाई क्यूब कैसे होंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है पेपर में। तो देखो अगर एक्स वाई को प्राइम है, को प्राइम का मतलब आपको समझ आता होगा कि जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 2 नंबर जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो, लाइक 2 और 5 है, 2 अपने टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, इनके बीच में कोई ऐसा टेबल नहीं है, ऐसा कोई टेबल नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे 2 और 4 में तो 2 इसमें 2 के टेबल में ये भी आता है और 2 के टेबल में ये भी आता है, तो को प्राइम नहीं है। ये को प्राइम है, क्यों, क्योंकि ये दोनों अपने ही टेबल्स में आते हैं, है ना, एक दूसरे के टेबल्स में नहीं आते। जैसे मान लो 5 के साथ 7 है, ये भी को प्राइम है क्योंकि ये आपस में किसी भी मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका कोई कॉमन टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों एक साथ आ जाए, है ना। तो ऐसे कोई भी दो नंबर जिनके कोई कॉमन फैक्टर ना हो उनको हम को प्राइम कहते हैं। तो अगर एक्स वाई को प्राइम है तो अगर मैं इनके क्यूब कर दूं तो वो भी कैसे होंगे, को प्राइम ही होंगे। देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 2 और 5 मैंने बोला को प्राइम नंबर है क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर मैं इनका क्यूब करूँ, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 5 का क्यूब 5 × 5 × 5 125 आएगा। तो 8 और 125 के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना। तो यानी जो इनके क्यूब होंगे या बल्कि इनके स्क्वायर भी करोगे ना, 2 2 जा 4 5, तो क्या इनके बीच में कॉमन फैक्टर आया, नहीं आया। तो इनके ना तो स्क्वायर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर आएगा ना इनके क्यूब के बीच में कोई कॉमन फैक्टर आएगा। तो इट मीन्स अगर ये को प्राइम है ना 2 नंबर, तो इनके क्यूब निकालो चाहे आप इनके स्क्वायर निकालो,
तो वो भी कैसे आएंगे, वो भी को प्राइम ही आएंगे, क्योंकि उनके बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो यानी कि दो को प्राइम नंबर के जो क्यूब हो, स्क्वायर हो, वो भी कैसे होते हैं, को प्राइम होते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक्स वाई कंपोजिट में आ जाता है। तो कंपोजिट का मतलब, कंपोजिट कब होते हैं दो नंबर, जब कंपोजिट नंबर मतलब जिनके अदर फैक्टर्स भी हो, जैसे 4 और 6 है, इनके फैक्टर क्या होंगे, 4 के अलावा 2 भी होता है ना इनका फैक्टर, ऐसे 6 के फैक्टर 2 और 3 होते हैं। तो ये दोनों कंपोजिट है। तो 4 और 6 अगर कंपोजिट है तो इनके जब स्क्वायर करोगे ना, 4 4 जा 16, 6 जा 36, तो ये भी कैसे आएंगे, कंपोजिट ही तो आएंगे, यानी इनके भी तो अदर फैक्टर आएंगे। तो अगर कोई नंबर कंपोजिट है तो उनके जो क्यूब या उनके स्क्वायर होंगे वो भी कंपोजिट ही होंगे, है ना। तो अगर ये कब कोप्राइम है तो इनके क्यूब या स्क्वायर भी कैसे होंगे, कोप्राइम ही होंगे। तो कोप्राइम का मतलब तो आपको समझ आ गया होगा और एग्जाम्पल भी समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे एक्स क्यूब एंड वाई क्यूब कैसे होंगे, कोप्राइम होंगे, ठीक है। ऑड नहीं होंगे, ऑड क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँगी तो 4 आ गया, ये तो इवन आ गया और ये ऑड आ गया, है ना। तो एक इवन एक ऑड है, तो ऑड नहीं होंगे वो दोनों नंबर क्यूब करके या स्क्वायर करके, वो को प्राइम है तो वो भी को प्राइम होंगे। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू पी वाई इज गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी वाई द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी वाई। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आप ग्राफ को देखकर क्या करते हो, आप सिर्फ एक्स एक्सिस को देखते हो कि कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो आप एक्स एक्सिस को देखोगे और एक यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा आपको, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ 0 1 है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पॉलिनोमियल है ना वो पी एक्स नहीं है, वो पॉलिनोमियल आपका पी वाई है। तो ये भी ध्यान से पढ़ना है कि पॉलिनोमियल पी एक्स है कि पी वाई है। तो अगर क्वेश्चन में y इक्वल टू पी एक्स होता या एफ एक्स होता तो यानी पॉलिनोमियल x वाला होता, ठीक है। बट यहाँ पे पॉलिनोमियल आपका y वाला गिवन है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको ये कहीं एक्स एक्सिस को काउंट कर लो। आप जनरली एक्स एक्सिस को काउंट करते हैं आप जीरोस के नंबर पता करने के लिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि पॉलिनोमियल y वाला है तो आपको y एक्सिस को देखना पड़ेगा कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है। जितने पॉइंट्स पे y एक्सिस को ये कट करेगा उतने ही इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो यहाँ पे y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, तो इसके जीरोस क्या होंगे 4। अगर ये पी एक्स बोलते, y इक्वल टू पी एक्स बोलते अगर क्वेश्चन में, तो फिर आपको एक्स एक्सिस को देखना होता कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को तो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तब इसके 0 1 होते, ठीक है। बट अभी आपको किसको देखना है, पी वाई है ना, पॉलिनोमियल वाई है तो वाई को देखना पड़ेगा। तो वाई वाला कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 4 पे। तो ये ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 तो सिंपल बुक का ही क्वेश्चन है। अरुणा के पास एक 1 रुपी का कॉइन है और एक 2 रुपी का कॉइन्स है, यानी उसके पास 1 रुपी और 2 रुपी के कॉइन्स है। अगर उसके कॉइन्स की टोटल नंबर कितने हैं, 50 है, एंड जो अमाउंट है उनका 75 है, तो इनके कितने कितने नंबर हो गए, 1 रुपीज़ के कितने नंबर कॉइन है और 2 रुपीज़ के कितने कॉइन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतने रुपीज़ के कितने नोट है या कॉइन है, तो आप नंबर को, इनके नंबर्स को तो एक्स और वाई मान लोगे, है ना। 1 रुपी की कॉइन मान लो, उसके पास एक्स है, 2 रुपी की कॉइन उसके पास वाई है। तो पहली इक्वेशन तो हमेशा ना नंबर से बनती है कि उनके टोटल नंबर कितने हैं, और दूसरी इक्वेशन उनकी वैल्यू से बनती है, ठीक है। पहली इक्वेशन उनके नंबर से बनती है और दूसरी इक्वेशन उनकी वैल्यू से बनती है। तो देखो नंबर तो हमने मान लिए, 1 रुपये के नोट या कॉइन उसके पास एक्स है, 2 रुपये के नोट हो या कॉइन उसके पास वाई है। तो उनके नंबर्स क्वेश्चन में दे रखे थे कि नोट्स या कॉइन्स के नंबर कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 50, यानी इन दोनों के कॉइन्स को मिला दूंगी तो 50 होंगे। तो एक इक्वेशन तो मैंने आपको कहा कि नंबर्स से बन जाती है, तो ये उनका सम, उनके नंबर्स का सम कितना है, 50 है। दूसरी इक्वेशन उसकी वैल्यू से बन जाती है। अब सोचो अगर 1 रुपी के नोट है और उनके नंबर एक्स है, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 इंटू एक्स हो जाएगी। ऐसी 2 रुपी के कॉइन है और उनकी नंबर वाई है, तो 2 इंटू वाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास 10 रुपये के 5 नोट है, तो उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 रुपये के 5 नोट, यानी कि 10 रुपये को आपने पाँच नोट नंबर से क्या करा है, मल्टीप्लाई करा है ना। तो जो नोट के नंबर है, नंबर तो एक्स है, और नोट कितने का है, 1 रुपये का है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1x। नोट कितने रुपए का है, 2 नंबर का, उसके नंबर कितने हैं, वाई। तो जो भी नोट है उसको उसके नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू निकल जाती है। अभी मैंने समझाया ना, 10 रुपये के नोट है, कितने नोट है, 5, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, है ना। मान लो 100 रुपये का नोट है और कितने नोट है, मान लो 5 नोट है,
तो 100 रुपये के नोट और 100 रुपये का नोट है और 5 नोट है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी ना। तो जब भी वैल्यू निकाले या वर्थ निकाले, वैल्यू या वर्थ, तो उसको क्या करना होता है, जितने रुपए का नोट है या कॉइन है उसको उसके नंबर से, नंबर आपने एक्स लिया है ना, तो 1 × x 1x, 2 रुपीज़ का नोट है तो 2y, अगर मान लो 5 रुपये और 10 रुपये का नोट होता तो 5x, और 10 रुपये का नोट है तो 10y, और जो भी वैल्यू दी होती तो ऐसे बन जाता। तो एक इक्वेशन आपकी नंबर से बनती है और एक इक्वेशन आपकी वैल्यू से बनती है। वैल्यू में याद रखो 1 रुपये का नोट है तो 1x, 2 रुपये का नोट है तो 2y, 5 रुपये का नोट है तो 5x, 2 रुपये का नोट है तो 2y। ठीक है, तो ऐसे करके वो डिपेंड करेगा कि आपके नोट किस डिनोमिनेशन में, 5 रुपये 10 रुपये, उसमें एक्स वाई लग जाएगा, तो उसकी वैल्यू बन जाएगी। और वैल्यू आपको 75 गिवन है क्वेश्चन में, अमाउंट या वैल्यू 75 है। तो एक इक्वेशन याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में इनके नंबर से बनती है, नंबर तो एक्स वाई था तो इनका नंबर इतना है, और एक इक्वेशन की वैल्यू से बनेगी। अब ये 2 इक्वेशंस है तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो। y को अगर सेम करना है तो इसके y में 1 है और इसके y में 2 है, तो इसका y 1 यहाँ चला जाएगा और इसका 2 यहाँ चला जाएगा, और फिर इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से कर दो। मतलब किसी भी एक कोफिशिएंट को आपको सेम करना है, या तो x को कर लो या y को कर लो। वैसे तो x ऑलरेडी सेम था तो आपको ज़रूरत नहीं थी इसको मल्टीप्लाई करने की, चाहो तो आप इसी को सॉल्व, ये x काटना है तो माइनस साइन लगा देते तो ये कट जाता और ये सॉल्व हो जाते, बट मैंने y को सेम कर लिया, तो y वहाँ 1 है और यहाँ y 2 है। अब इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये फर्स्ट इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दी और ये एज इट इज़ ये सेम हो गई। तो इसको कैंसिल करना है अगर, तो ये दोनों तो प्लस, अभी तो कैंसिल नहीं होंगे तो नीचे साइन चेंज करने पड़ेंगे, सबके प्लस 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 है तो माइनस करने पड़ेंगे, ये कट जाएगा। 2x - 1x, x बचेगा, 100 - 75, ये प्लस नहीं है अब ये प्लस माइनस है, तो 100 - 75 25, साइन बढ़ेगा, साइन हमेशा बढ़ेगा, ये याद रखना। x की वैल्यू 25 आ जाएगी, x की वैल्यू आप इस वाले इक्वेशन में रख दो, तो x की जगह 25 + 2y = 75, 2y यहीं रहेगा, प्लस 25 नंबर के पास चला जाएगा, माइनस में 50 आ जाएगा माइनस करके, एंड ये 2 मल्टीप्लाई है लास्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो 25, यानी x भी 25 है, y भी 25 है, यानी कि 1 रुपये के नोट भी 25 है और 2 रुपये के नोट भी 25 ही है, तो इसका आंसर 25 × 25 डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अगर इक्वेशन ax² + bx + c = 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, तो इसके अगर कंडीशन बोल दी इक्वल रूट है तो सी की क्या वैल्यू होगी। तो इक्वल रूट तो आप सब बच्चों को आता ही होगा कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसमें इक्वल रूट कब बनते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट उसका 0 होता है। इक्वल रूट बनाने के लिए उसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए, 0। डिस्क्रिमिनेंट निकालते कैसे, b² - 4ac एंड इक्वल टू 0 रख दो, क्योंकि इक्वल रूट बोला है तो डी को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, डी आपको पता ही होता है। और दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, b² यहीं रहेगा, ये -4ac को इधर भेज दो। अब आपको क्वेश्चन में c निकालने को बोला है तो c को यहीं रखो, इस 4a को इधर भेज दो, क्योंकि c निकालना है ना, तो 4a को यहाँ भेजना पड़ेगा, तो c कैसे निकल जाएगा, b² / 4a, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस विल लीव रिमाइंडर 1 इन ईच केस। तो देखो जब भी आपको लीस्ट नंबर बोलते हैं तो इसका मतलब एलसीएम निकालना होता है। अगर ग्रेटेस्ट बोलते हैं तो एचसीएफ, लीस्ट बोलते हैं तो एलसीएम। जब भी बहुत सारे नंबर्स का लीस्ट निकालना हो तो आपको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, पहले रिमाइंडर को माइनस नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन लीस्ट की जगह ग्रेटेस्ट होता तो पहले आप ये रिमाइंडर को ना हर एक नंबर में से क्या करोगे, माइनस करोगे और फिर लास्ट में उसका एचसीएफ निकालोगे। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट होता या मैक्सिमम होता है तो हमें एचसीएफ निकालना होता है, और एचसीएफ में हम पहले एचसीएफ नहीं निकालते, पहले रिमाइंडर को माइनस करते हैं। पहले क्या करते हैं, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और बाद में एचसीएफ निकालते हैं। जो भी नंबर बचते हैं ना, जब रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फिर लास्ट में एचसीएफ निकालेंगे। यानी कि अगर यहाँ लीस्ट होता नहीं, यहाँ पे होता ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में हम क्या करते, पहले इस 18 में से इस 1 को माइनस करते 17, फिर इसमें से भी माइनस कर देते इस 1 को, क्योंकि सब में 1 ही बच रहा है रिमाइंडर। तो 18 में से भी 1 को माइनस करो, 24 में से भी, 30 में से भी, 42 में से भी, और फिर उन सारे नंबर्स का हमें जो भी नंबर आते हैं माइनस करने के बाद उसके बाद हम उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि लीस्ट है तो लीस्ट में हम एचसीएफ थोड़ी ना निकालते हैं। लीस्ट में तो हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम में पहले हम रिमाइंडर माइनस नहीं करेंगे, ध्यान रखना। एलसीएम में पहले हम एलसीएम निकालेंगे और लास्ट में ना जो एलसीएम आएगा ना उसमें हम रिमाइंडर को प्लस करेंगे, जो भी रिमाइंडर होगा उसे प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय बोला है तो इसलिए हम रिमाइंडर को लास्ट में प्लस करेंगे। तो पहले सारे एलसीएम ले लो इन चारों नंबर्स का,
लीस्ट बोला है ना क्वेश्चन में, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम करना तो सबको आता ही होगा, तो एलसीएम में ये सारे फैक्टर जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एलसीएम 2520। तो एलसीएम अगर मेरा 2520 है तो रिमाइंडर लास्ट में प्लस कर देंगे। रिमाइंडर कितना बचा है 1, तो इसका प्लस करेंगे तो 2521 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्कल हैज़ इट सेंटर एट द ऑरिजिन एंड अ पॉइंट 50 लाइज ऑन इट, द पॉइंट क्यू कहाँ पे लाई करेगा, एक ऑप्शन गिवन है आपको। तो पहले तो आपको पॉइंट सर्कल का सेंटर ऑरिजिन पे बोला है। ऑरिजिन का मतलब तो सबको पता होगा, ऑरिजिन का मतलब 0 0 होता है, तो ऑरिजिन मतलब 0 0 पॉइंट है ना। ऑरिजिन क्या होता है 0 0, तो इसका सेंटर जो है सर्कल का ऑरिजिन पे 0 0 है यानी कि, और इसका एक जो 50 पॉइंट है वो लाइज ऑन इट। ऑन इट का मतलब समझ गए ना, सर्कल की बाउंड्री पे। ऑन बोला है सर्कल पे यानी सर्कल की बाउंड्री पे है। तो एक पॉइंट ऑरिजिन पे है, सेंटर वाला पॉइंट ओ यानी कि ऑरिजिन पे है 0 0, और जो एक पॉइंट 50 है ये इस ऑन सर्कल है। ऑन सर्कल का मतलब इसकी बाउंड्री पे है। तो आपको पता होना चाहिए सेंटर से लेके जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है उसे रेडियस कहते हैं ना। तो पहले आप रेडियस निकाल लीजिए। ओपी क्या है, रेडियस है ना, तो रेडियस निकाल लो। रेडियस कैसे निकलेगा, इसमें से इसका माइनस, डिस्टेंस फॉर्मूला 5 माइनस 0 करोगे तो 5 आ जाएगा उसका स्क्वायर, फिर 0 माइनस 0 करोगे तो 0 का स्क्वायर। जब वैसे भी ट्रिक याद कर लो, अगर कोई पॉइंट एक्स वाई है और उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से निकालना है, चाहे तो आप लगा सकते हो प्रॉपर डिस्टेंस फॉर्मूला कि एक्स में से इसको माइनस करो उसका स्क्वायर, वाई में से इसको माइनस करो उसका स्क्वायर, यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। बट अगर क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट ना ऑरिजिन से होता है ना, तो हमें ये पूरा प्रॉपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। हम सीधा इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके भी कर सकते हैं। जो भी पॉइंट गिवन होता है उसका स्क्वायर प्लस उसका स्क्वायर और रूट। तो ऐसे ये शॉर्ट ट्रिक याद रखा करो, जब भी आपको डिस्टेंस ऑरिजिन से निकालना हो तो आपको प्रॉपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसका स्क्वायर प्लस कर दो। सेम ऐसे इसमें भी हमने कर दिया, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल रहे हो। तो ये 5 का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर है, तो रूट में से एक स्क्वायर में से एक नंबर बाहर आ जाता है। जब भी कोई चीज़ स्क्वायर में हो तो वो रूट से बाहर आ जाती है। सेम ऐसे ही ओपी तो हमने निकाल ली रेडियस। अब हमें बोला क्यू बताओ कहाँ पे लाई करेगा। ये जो क्यू पॉइंट है 6 8, ये ऑन सर्कल लाई करेगा कि सर्कल के बाहर लाई करेगा कि अंदर लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू पॉइंट को भी ऑरिजिन से, इसका भी सेंटर से हम क्या निकाल के देखेंगे, डिस्टेंस निकाल के देखेंगे, क्योंकि हमको रेडियस तो मिल चुकी है। अब हम ओ से क्यू पॉइंट मान लो, हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कहीं पे है, क्या पता यहाँ पे हो, क्या पता यहाँ पे हो, हमें नहीं पता। हमने इस क्यू पॉइंट को यहाँ कहीं ले लिया और हमने ओ क्यू डिस्टेंस निकाल के देखना है। अब ओ क्यू डिस्टेंस भी देखो ऑरिजिन से ही निकाल रहे हो, तो क्यू पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको 6 और 8 दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया, तो ऑरिजिन से कोई भी डिस्टेंस निकालते, चाहे आप लगा सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, बट क्योंकि मैंने कहा ऑरिजिन से है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ही आपका आंसर निकल जाता है डिस्टेंस। तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, प्लस करोगे 100, 100 का स्क्वायर रूट करोगे तो 10। तो ओ क्यू डिस्टेंस मेरा 10 आ गया, यानी कि अगर रेडियस 5 है और ओ क्यू डिस्टेंस 10 आ रहा है तो वो रेडियस से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है ना। और अगर रेडियस से बड़ा आ रहा है तो वो पॉइंट ना तो ऑन सर्कल होगा ना इनसाइड सर्कल होगा। रेडियस पे होता, अगर बिल्कुल रेडियस के इक्वल आ जाता तो ऑन सर्कल होता। रेडियस से छोटा आ जाता, अगर मान लो वो जो भी पॉइंट है क्यू पॉइंट रेडियस के बराबर आता क्यू पॉइंट का डिस्टेंस, तो वो ऑन सर्कल होता। और अगर वो रेडियस से छोटा आता ओ क्यू डिस्टेंस, तो वो इनसाइड सर्कल होता। अब क्योंकि क्वेश्चन में ओ क्यू डिस्टेंस बड़ा आ गया रेडियस से, तो इसलिए वो इनसाइड नहीं होगा ना ऑन होगा, वो आउटसाइड सर्कल होगा, क्योंकि वो रेडियस से बड़ा आ गया ना। रेडियस से बड़ा आ गया तो वो पॉइंट सर्कल के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो बी पॉइंट इसका ऑप्शन है, लाइज आउटसाइड द सर्कल। क्यू पॉइंट कहाँ लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये तो सबको आता ही होगा। sin 90 cos 0 cos 30 tan 0 sec 60 की वैल्यूज़ पुट करनी है। तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 देखो sin 30 का रेसिप्रोकल है, तो sin 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो हाफ का, क्योंकि cos तो रेसिप्रोकल है, तो cos की वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो आप sin 30 की वैल्यू याद रखो, क्योंकि cos साइन का रेसिप्रोकल है। sin 30 की वैल्यू हाफ है तो उसका उल्टा कर दो, तो cos 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1। सेम ऐसी tan 0 की वैल्यू 0 थी। sec 60 आपका cos 60 का उल्टा है। sec 60 किसका रेसिप्रोकल है, cos का। cos 60 हाफ होता है, तो इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, तो ये भी 2 हो जाएगा। 1 1 2, 2 में से 2 माइनस करो 0, 0 + 2 2, तो 0 को 2 से डिवाइड करके तो आंसर 0 ही मिलेगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द किंग क्वीन जैक है क्लब्स के, वो रिमूव कर दिया डैक में से 52 कार्ड का में से आपने क्या करा, क्लब के किंग क्वीन जैक को हटा दिया। तो देखो क्लब कितने होते हैं, 13 होते हैं, आपको पता है ना। 52 कार्ड्स में से 4 कैटेगरी डिवाइडेड होती है, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। इसमें से स्पेड भी 13, क्लब भी 13, डायमंड भी 13, हार्ट भी 13 होते हैं। स्पेड ब्लैक होते हैं, क्लब भी ब्लैक होते हैं, बाकी रेड होते हैं, है ना। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। सारी कैटेगरी 13 में डिवाइडेड होती है। तो क्लब कितने होते हैं, 13। इस क्लब के अंदर एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, एक जैक होगा, एक एस होगा और 2 से नंबर तक के 10 नंबर, 2 से 10 नंबर के एक एक कार्ड होंगे, यानी टोटल 13 कार्ड बन जाएंगे, है ना। तो आपने क्लब जो था, क्लब में से क्या करा, एक किंग को हटा दिया, एक क्वीन को हटा दिया और एक जैक को हटा दिया, यानी आपने क्लब के अंदर से 3 कार्ड हटा दिए, है ना। अगर 3 कार्ड हटा दिए तो कार्ड कितने बचे, 49। अगर ये क्लब ना बोलते ना, अगर ये क्लब नहीं बोलते तो किंग क्वीन जैक को हटाया तो किंग 4 हो जाते, क्वीन 4 हो जाते, जैक 4 हो जाते, यानी 12 कार्ड हट जाते। बट अभी क्योंकि क्वेश्चन में बोलते हैं क्लब में से हटाया है, तो क्लब के अंदर तो एक ही किंग है, एक क्वीन है, एक जैक है, तो यानी 3 ही कार्ड हटे हैं। तो 3 कार्ड हट गए तो 49 कार्ड बच गए। तो इन्होंने बोला उसके बाद इन्होंने जब 3 कार्ड हटा दिए उसमें से फिर एक कार्ड निकाला, बचे हुए कार्ड में से एक कार्ड निकाला। तो उस एक कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो एक कार्ड निकाला तो एक निकाला, कितने में से निकाला है, 49 में से। तो 1/49 इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, सॉरी 1/49 ए ऑप्शन इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड के फॉर विच दिस लाइन एंड दिस लाइन कोइंसाइड। तो कोइंसाइड का मतलब दोनों लाइंस एक दूसरे पे कोइंसाइड करें, यानी पहली लाइन जहाँ आएगी दूसरी लाइन भी उसी के पॉइंट्स पे कोइंसाइड कर जाएगी, यानी कि ये मैनी सोल्यूशन का केस है। जब भी कोइंसाइड बोले या कोइंसिडेंट बोले तो वो मैनी सोल्यूशन होती है। मैनी सोल्यूशन में A1/A2, B1/B2, C1/C2 इक्वल होते हैं। अब आपको देखना है कि ये लाइन अपनी जनरल फॉर्म में ना पहले एक्स है, फिर वाई है, फिर नंबर है, यस एक्स है, वाई है, नंबर है, तो ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, यानी हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा क्या लेंगे, एक्स के कोफिशिएंट, ये A1 होता है, इसका एक्स का कोफिशिएंट A2 होता है, तो A1 को A2 के साथ रेशो में ले लेंगे, एक्स को एक्स के साथ रेशो में, वाई को वाई के साथ रेशो में, और C1 C2 कॉन्स्टेंट्स को कांस्टेंट के साथ रेशो में। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट या तो दोनों इस साइड राइट हैंड साइड होने चाहिए या दोनों लेफ्ट हैंड साइड होने चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए एक लेफ्ट हो और एक राइट साइड हो, दोनों को या तो राइट रखो या दोनों को लेफ्ट पे ले आओ। तो दोनों राइट पे तो एज इट इज़ उतार दो, ठीक है। अभी आपको कंडीशन पता चल गई, कोइंसाइड की सारी रेशो इक्वल होने चाहिए, मैनी सोल्यूशन होता है ना। तो सारे रेशो हमने एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ रेशो में रख लिया। अब आपको दिख रहा है ये कट जाएंगे 1/3 1/3, और क्योंकि के निकालना है तो या तो इसके बराबर रख दो या इसको इसके किसी के भी बराबर रख सकते हो। तो 3/k को हमने इसके बराबर रखा 1/3, तो के निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, के 1 जा के, 3 3 जा 9, तो के का आंसर 9A ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना है कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नॉट वाली ढूंढनी थी आपको। तो जब भी आपको नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी हो तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड को पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म आपकी कैंसिल हो गई तो वो नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक में तो स्क्वायर वाली टर्म होनी ज़रूरी है। ये ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी, जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म प्रेजेंट हो। अगर वही कैंसिल हो गई दोनों साइड से तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं होती, तो एक्स स्क्वायर वाली बचनी चाहिए तभी क्वाड्रेटिक होगी। तो जैसे अगर ये वाला है, पहले लेफ्ट को सिंप्लीफाई कर लो, राइट तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है ही, तो लेफ्ट को सिंप्लीफाई करने के बाद x+1 का स्क्वायर खोलो, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर 2ab, a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, और बाहर 3 है, अंदर 3 को लेके जाके मल्टीप्लाई करो, पहले इससे करो 3x², फिर 3 2 जा 6, है ना। पहले 3x² आएगा, फिर 3 2 जा 6x आएगा, फिर 3 1 जा 3 आएगा। फिर सारे टर्म्स को एक तरफ ले आओ क्योंकि वहाँ पे 0 बचना चाहिए, तो इसको यहाँ ले आएंगे तो ये 3x² में से माइनस हो जाएगा, लाइक टर्म माइनस हो जाता है ना, x² वाला x² के साथ, 6x यहीं पे है, ये x यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जिसको हम यहाँ ला रहे हैं वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। इन सबको यहाँ ला रहे हैं ना तो इनके साइन चेंज होंगे, इनके नहीं होंगे, ये एज इट इज़। फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर +3, ये और यहाँ आएगा माइनस का हो जाएगा प्लस से, फिर 3x² - 2x² x² कटा नहीं ना, दोनों देखो ये 3 था और ये 2 था, इसलिए ये कटा नहीं,
कैंसिल नहीं हुआ, ये बच गया एक्स स्क्वायर। तो जब भी एक्स स्क्वायर बच जाए आपके इक्वेशन में तो वो क्वाड्रेटिक होती है। सेम ऐसे आप सेकंड पार्ट भी करके देखो सिंप्लीफाई में। 5x + 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसका एक्स स्क्वायर भी इधर ले आओ और 9 को भी इधर ले आओ, तो ये भी एक्स स्क्वायर पूरा कटा नहीं ना, बच गया एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तीसरे में देखो ये वाला, इसको पहले आइडेंटिटी से बोलो a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो एक्स की पावर 4, फिर इसका स्क्वायर करो 4x स्क्वायर, फिर 2ab करो 2 × a × b एंड ये एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे x की 4 से x की 4 सेम है, चाहे तो आप यहाँ से यहाँ लाओगे तो माइनस होकर कट जाएगा, अदरवाइज यहीं पे काट दो। 4x स्क्वायर भी देखो यहाँ दोनों में सेम साइन है प्लस प्लस का, यहाँ से यहाँ लाओगे तो इसको माइनस हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो यहाँ के भी काट सकते हो, चाहे तो यहीं पे कट जाएगा। तो जब भी इक्वल में दोनों सेम हो और प्लस प्लस साइन हो तो कट जाता है, या सेम साइन हो तो कट जाता है इक्वल में, क्योंकि यहाँ ला के भी आप इसे माइनस ही करोगे तो कट ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही कट चुकी है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया है कि जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही हट जाए तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होता, यानी ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सेम ऐसी इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, इसमें a + b का होल स्क्वायर है और ये एज इट इज़, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म कटी नहीं, बच गई, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो जो अब एक्स स्क्वायर बच जाता है तो वो क्वाड्रेटिक होती है, बट क्वेश्चन में आपको बोला नॉट अ क्वाड्रेटिक, तो कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं आई, ये वाली नहीं आई ना, तो आंसर तो ये होगा ना सी ऑप्शन। तो नॉट पूछा था तो ये वाला आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। एजर्शन है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 1 होता है। नो, आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, प्लस होता है यहाँ पे तब 1 होता है, तो यहाँ पे ये तो गलत है, माइनस दे दिया तो ये गलत है। टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 होता है। नो, ये भी आपका गलत है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता तो 1 होता, अगर सेक स्क्वायर आगे होता और टेन स्क्वायर बाद में होता माइनस में तो 1 होता। अगर ये उल्टा लिखा है तो ये 1 नहीं है, ये -1 है, तो यानी ये दोनों आइडेंटिटी इन्होंने गलत लिखी है। यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे अगर ये ऐसा लिख भी है तो यहाँ -1 होना चाहिए था, तो ये एजर्शन आपका गलत है। बट रीज़न ठीक है कि इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल होता है तो उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। यस, इक्वेशन को, ये इक्वेशन ही तो बनी है, इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। और ये सारे एंगल जो भी ए के कोई भी वैल्यू लो, चाहे आप 30 लो, चाहे आप 45 लो, जब भी आप लोगे इस आइडेंटिटी में पुट करोगे तो वो 1 ही देगा। जैसे कॉस स्क्वायर 45 साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 ही आएगा, कॉस 60 + साइन स्क्वायर 60 का वैल्यू 1 ही आएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जितने भी एंगल्स होते हैं ऑल वैल्यू ऑफ एंगल्स के लिए ट्रू होती है। यस, ये ठीक है, रीज़न आपका ठीक है, बट एजर्शन आपका आइडेंटिटी वाइज गलत लिखा हुआ था। जब एजर्शन गलत हो रीज़न ठीक हो तो ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, डी ऑप्शन। इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन है पॉइंट पी जो है वो इक्विडिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। तो इक्विडिस्टेंस वाले क्वेश्चन में आपको जहाँ भी एंड लगा हो, मैंने आपको बता रखा है, जब भी एंड लगाओ तो एंड वाले पॉइंट को तो आप नीचे लिखा करो। ए और बी में एंड लगा है ना, तो ए और बी तो यहाँ आ जाएंगे, और जो पी पॉइंट साइड में लिखा है वो ऊपर आ जाएगा। एक बार हम ए पी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं और एक बार हम ए बी, ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस निकालेंगे और देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर इक्वल आ रहा होगा तो यस इक्वी डिस्टेंस है, अदरवाइज़ नहीं है। तो हम पहले ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फार्मूला तो लगाना आता ही होगा। मान लो ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, तो x2 में से पहले x1 को माइनस करोगे। अब देखो 1 में से जब आप माइनस करोगे -5, अभी बताया था ना, x2 में से x1 को माइनस करते हैं, फिर y2 में से y1 को माइनस करते हैं और फिर रूट करते हैं, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो x2 आपका 1 था, अब माइनस फॉर्मूले में और यहाँ भी एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 5 का स्क्वायर, फिर ऐसे y2 - y1 5y2 - 3, यहाँ तो माइनस है बट यहाँ तो माइनस नहीं है तो इसलिए माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब इसका देखो 5/2 में से 3 कैसे माइनस करोगे, एलसीएम लेके, 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 1 यहाँ मल्टीप्लाई, 5 × 1 = 5, 2 × 3 = 6, और फिर इसमें स्क्वायर है तो 5 - 6 1 होता है। 1 वैसे तो -1 होता है, -1/2 पे स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 बार मल्टीप्लाई में तो हट जाता है। 6 का स्क्वायर 36, इसका फिर से एलसीएम लोगे 36 + 1/4 का, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। 36 + 1/4 में 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 144 + 1 अपॉन रूट भी है, तो 145 का रूट तो निकलेगा नहीं बाहर, वो तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बट 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। सेम ऐसे आप यहाँ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, वो भी इतना ही आएगा, यानी कि जब दोनों डिस्टेंस इक्वल आ रहे हैं तो यस इक्वी डिस्टेंस है। यही तो बोल रहा है कि ये पॉइंट इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, पी ए का इससे पी बी का डिस्टेंस इक्वल बोल रहा है, तो यस इक्वल है डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस है।
तो एजर्शन तो ठीक है। रीज़न देखो, अगर पॉइंट पी इक्विडिस्टेंस है तो क्या पॉइंट ए और बी हमेशा ए बी के मिड पॉइंट होंगे, मतलब पॉइंट पी मिड पॉइंट रहेगा ए बी का। देखो अगर ये पी पॉइंट इक्विडिस्टेंस है तो ज़रूरी है कि ये यहीं पे आएगा, क्या पता ये इधर आ जाए, क्या पता यहाँ से इसका इक्वल डिस्टेंस हो, तो ये इसके मिडवे में ज़रूर आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट हो। मिड पॉइंट हो तब भी ये इक्वल डिस्टेंस होता है, यस ट्रू है, बट जरूरी थोड़ा पी पॉइंट यहीं सी लाइन पे आए, ये तो बाहर भी आ सकता है, यानी इसके मिडवे में कहीं भी आ सकता है, बट ज़रूरी नहीं मिड पॉइंट हो। तो ये बोला कि मिड ऑलवेज मिड पॉइंट हो, ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ऑलवेज वाला ऑप्शन गलत है आपका, क्रॉस होगा। तो एजर्शन ठीक है बट रीज़न गलत है, तो जब एजर्शन ठीक हो रीज़न गलत हो तो ये आपका सी ऑप्शन होता है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है। सेक्शन बी के हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्वेश्चंस को, तो ये सेक्शन का पूरा वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, एंड ये जितने क्वेश्चंस मैंने कराए सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप मिड टर्म एग्ज़ाम दे रहे हो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसके अंदर। तो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे 2-4, तो वो भी आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेने हैं। एंड सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को, अपने कॉपी पेन लेके नोट्स बनाइए एंड खुद ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। एंड और भी अदर वीडियोस के लिए, क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस के लिए, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है उनके सॉल्यूशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देखिए ढंग से। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो उन क्वेश्चन पेपर्स को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्यूशन के साथ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएंगे आपको। एंड कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए कि नहीं, कोई क्वेरी है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। तो ये आपको सेक्शन बी और सी के सोल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तो पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा।